अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बनी 90s के दौर की एक ऐसी अदाकारा जो लोगों के दिलों में आज भी राज करती हैं। नेपाल से आई इस अदाकारा ने बॉलीवुड में कमाल कर दिखाया। एक सफल राजनीतिक घराने की बेटी ने क्यों चुना अदाकारी का रास्ता और कैसे बनी वो अपने समय की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस, और कितने उतार चढ़ाव झेलने पड़े उन्हें अपने इस सफ़र में। क्यों हो गई वो फिल्मों से दूर और कैसे हुई वापसी, आज हम बताएंगे आपको सारी बात। बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है मनीषा कोइराला। हाँ, अभी हाल ही में आपने उन्हें हीरा मंडी में देखा था। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। इनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इनकी मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके दादाजी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके एक भाई सिद्धार्थ कोइराला हैं जो कि बॉलीवुड में एक एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। मनीषा का ननिहाल भारत के बनारस शहर में था और वहीं पर इनका बचपन भी था। साथ ही साथ वहीं के बसंत कन्या महाविद्यालय से इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी हुई और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई मनीषा। तब इनका सपना एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बनने का था, क्योंकि इनके मामा जी FTII से ग्रेजुएट थे और वो एड फिल्म्स वगैरह बनाया करते थे। इसलिए उन्हीं की वजह से मनीषा के अंदर भी ये इच्छा जागृत हुई कि वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए और इन्होंने अपने मामा जी से बात की। उन्होंने ही इन्हें एक नेपाली फिल्म फेरी भैटोला में काम का मौका दिलाया। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई। इसमें काम करने के बाद मनीषा की रुचि और बढ़ गई। हालांकि परिवार को इस सब से थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन इनके मनाने पर सब मान गए। इनकी मां ने इन्हें अपनी एक पत्रकार मित्र के भरोसे मुंबई भेज दिया। मुंबई पहुंचकर मनीषा ने कोशिश पे कोशिश जारी रखी और आखिरकार इन्हें पहली फिल्म मिल ही गई और वो फिल्म थी सौदागर। अपनी पहली ही फिल्म में मनीषा को राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल गया और इन्होंने इस मौके को भुनाया भी। ये फिल्म सुपर हिट रही और मनीषा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो इनके पास ऑफर ही ऑफर थे। एल्गार हो के इंसानियत के देवता दोनों ही फिल्में सुपर हिट रहीं। अब मनीषा को लगने लगा था कि इनकी गाड़ी चल पड़ी है और वो सुपर हिट फिल्में दे रही हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और धनवान, मिलन, अनमोल, यूं ही कभी जैसी फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। मनीषा खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ऐसा हम सबके साथ भी होता है। कभी कभी होता है कि चीज़ें बुरी होती चली जाती हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि क्यों हो रहा है ये सब। तमाम परेशानियां फेस करते हुए एक बार फिर मां के हस्तक्षेप के बाद इन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में मौका मिला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के गाने भी मशहूर हुए। खासकर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ने इन्हें एक बार फिर से टॉप पर खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर से एक बार सफ़र सुहाना लगने लगा था और मनीषा ने बॉम्बे, क्रिमिनल, अकेले हम अकेले तुम, खामोशी, अग्नि साक्षी, गुप्त, कच्चे धागे और दिल से जैसी सफल फिल्मों में काम किया। और फिर मनीषा ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया, लेकिन इनकी फिल्म पैसा वसूल बुरी तरह से पिट गई और इन्होंने प्रोडक्शन से किनारा कर लिया। उसके बाद टीवी शो सवाल 10 करोड़ का में होस्ट के तौर पर नजर आई मनीषा। अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो एक नज़र इनकी लव लाइफ पर भी डालकर देखते हैं। सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान मनीषा की नज़दीकियां को स्टार विवेक मुसरान के साथ बढ़ गई थी, लेकिन मनीषा स्टार बन गई थी और विवेक स्ट्रगलर ही रह गए थे। धीरे धीरे इन दोनों में दूरियां आ गई थी। का नाम राहुल रॉय के साथ भी जुड़ा, लेकिन इस रिश्ते की उम्र भी बहुत कम रही क्योंकि राहुल रॉय भी उस समय अपना करियर सेट करने में लगे हुए थे। और फिर मनीषा सीनियर एक्टर नाना पाटेकर के साथ जुड़ी, जो कि इनसे 20 साल बड़े थे। मनीषा नाना पाटेकर से काफ़ी प्रभावित थी और उनसे प्यार भी करने लगी थी।
नाना पाटेकर शादीशुदा तो थे पर उस वक्त अपनी पत्नी से अलग रहते थे। उस समय इन दोनों के लिव इन में रहने की भी खबरें आई थी। अब इससे उम्र का फासला कहें कि इनसिक्योरिटी, नाना पाटेकर धीरे धीरे सख्त होने लगे और मनीषा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे थे। इनकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक उनका हस्तक्षेप बढ़ गया था। फिर भी मनीषा रिश्ता बचाने की और चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन इन्होंने उस वक्त की एक नई अभिनेत्री के साथ नाना पाटेकर को एक कमरे में साथ देख लिया, जिससे इनका दिल टूट गया और इन्होंने उनसे दूरी बना ली। इस रिश्ते में वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गई थी। इसके बाद मनीषा चिड़चिड़ी और अल्कोहलिक हो गई, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। और कुछ दिन बाद इन्होंने 2010 में एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली, क्योंकि ये बॉलीवुड में अपने करियर के उतार चढ़ाव और रिलेशनशिप्स से परेशान हो चुकी थी और ठहराव चाहती थी। लेकिन जब वक्त और किस्मत खराब चल रही होती है तो बहुत कुछ खराब होता चला जाता है। ये शादी भी सिर्फ 2 साल ही चली और 2012 में इनका अलगाव हो गया। इन सब के बाद मनीषा काफ़ी स्ट्रेस्ड रहने लगी थी और इनका बॉलीवुड करियर भी ठप हो गया था। इनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। एक दिन अचानक थोड़ी तबीयत ख़राब होने पर इन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि इन्हें ओवेरियन कैंसर है। शुरू में ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हुई, लेकिन फिर इलाज के लिए अमेरिका चली गईं। बेशक ही इस दौरान मनीषा ने तमाम मानसिक और शारीरिक कष्ट झेले होंगे, लेकिन हार नहीं मानी और 2017 में इन्हें कैंसर से मुक्ति मिल गई। इस जानलेवा हादसे से उबरने के बाद मनीषा ने खुद पर काम किया, सारी बुरी आदतें त्यागी और भारत आकर सकारात्मकता के प्रचार प्रसार के लिए कई मोटिवेशनल टॉक शोज का हिस्सा बनी और फिर डियर माया नाम की फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की। संजू में इनके किरदार को खूब पसंद किया गया। अपने वक्त की टॉप हीरोइन अब माँ के किरदार में नजर आने लगी। फिलहाल मनीषा कोइराला बॉलीवुड में दूसरी बार सक्रिय हो चुकी हैं और एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में जानी जाती हैं। इसी साल आई फिल्म हीरा मंडी में इनकी अदायगी ने दर्शकों को इनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। बेशक ही मनीषा कोइराला एक खूबसूरत और सशक्त महिला हैं और सिनेमा में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू। आप नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर से बाय।